Good morning, all of you. Yes, theme 2, theme number 2, and we have been studying about writing and city life of Mesopotamia. Mesopotamia, as you already know, has been very popular city of the then time. उस समय का एक बहुत ही एडवांस कंट्री रहा है in every aspect, particularly in the aspect of writing as well as other craft and other knowledge, mathematics, knowledge of mathematics, knowledge of reckoning, plus, minus, and some other tactics were very popular. And some cities were very popular, like UR and Uruk city. So we have covered 34 page, okay, and 35 page also we have covered the uses of writing. Writing का यूज क्या था हमने देखा, किस पे करते थे, ये क्ले पे करते थे. क्ले मिट्टी के जो टाइप्स होते हैं, कवेलू होते हैं, उन पे ये किया करते थे. ये आप सुन चुके हैं. इस तरह से सिटीज में जो सिटी थे वो कहाँ डेवलप होते थे ये भी आप जान चुके हैं. ये टेम्पल्स के जो पूजा स्थल होते थे, जो श्राइन्स होते थे, उनके अराउंड सिटी डेवलप हुआ करते थे. दूसरा नंबर का सिटी होता था मंडियों के आसपास, जहाँ कारोबार होता था, जहाँ है ना, वहां पर सिटी डेवलप होता था. वो तीसरा होता था इंपेरियल, से कहते थे इंपेरियल सिटी, मतलब जहाँ राजा का महल होता था वहां सिटी. तो तीन तरह के सिटीज या हम कह सकते हैं सेटलमेंट हुआ करते थे. ये तीन तरह के इसमें हमने पढ़ा. तो पेज नंबर 36 और ये लास्ट पेरा मैं इसको पिक करता हूँ, मैं इसको लेता हूँ. इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी, देखिए ये मेसोपोटामिया यहाँ पर नेचुरल फर्टिलिटी के लिए पॉपुलर था. आपने पढ़ा है नॉर्थ ईस्ट में क्या था, नॉर्थ ईस्ट के लिए पॉपुलर था. साउथ में कौन से रिवर्स थे, कितना यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट, यहाँ पर कल्टीवेशन, अच्छी क्रॉप खूब थी. इन एबंडेंस, देवर इन एबंडेंस, एक बड़ी मात्रा में थी, एक बड़े स्केल पर हुआ करता था. और ये अपने माल को बाहर भेजता था और बाहर से कुछ माल को मंगवाता था. एक्सपोर्ट इंपोर्ट बड़े पैमाने पर होता था. और ये मेसोपोटामिया जाना जाता है अपनी डिफरेंट क्राफ्ट के लिए, राइटिंग के लिए, जिसका यहाँ पर इनिशिएशन हुआ, जिसकी यहाँ पर स्टार्टिंग हुई. अब हम लेंगे फर्टिलिटी. फर्टिलिटी के लिए बहुत पॉपुलर था, हम इससे आगे जानेंगे. तो एग्रीकल्चर वाज, लेकिन यहाँ जो खेती थी, अक्सर उस खेती से, उस पानी से इन्हें कुछ हैजर्ड, कुछ नुकसान हुआ करते थे. जैसे ये जो यूफ्रेट रिवर थी, जो यूफ्रेट रिवर है, जो नदी है, टिग्रीज की, टिग्रीज दो रिवर है यहाँ पर, टिग्रीज एंड यूफ्रेट. यूफ्रेट नदी में अक्सर उफान आता था, बाढ़ आती थी. उस बाढ़ के पानी से सारी फसलें नष्ट हो जाया करती थी. अनेक बार ऐसा होता था. और दूसरा क्या था, ये नदियां जो अपने साथ, हाँ, ये नदियां, सेकेंड आता है, हाँ, और कभी कभी ये नदियां अपना रास्ता बदल दिया करती थी. समटाइम्स दे चेंज देयर कोर्स, है नहीं, और यहाँ की फसलें सूखी रह जाती थी. ये प्रॉब्लम इनको अक्सर इनके सामने आया करती थी. इसके बाद आता है बट क्रॉप्स इन द समटाइम्स दे वुड चेंज देयर कोर्स टुगेदर. कभी कभी अपना रास्ता बदल लिया करती थी, कभी कभी इनमें बाढ़ आ जाया करती थी, जिससे फसलें चौपट हो जाया करती थी. इज द आर्कियोलॉजिकल, है नहीं. अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी ये बताता है, ये कहता है कि कई बार मेसोपोटामिया के इतिहास में कई बार गांवों को या लोकेलिटीज को इधर से उधर शिफ्ट किया गया है, उनको शिफ्ट किया गया. देयर वर मैन मेड प्रॉब्लम. और इसके अलावा वहां कुछ मैन मेड प्रॉब्लम, कुछ मानव जनित समस्याएं भी थी. वो क्या थी, वो लैंड और वाटर को लेकर थी, पानी और जमीन को लेकर हुआ करती थी. नंबर 1 होता क्या था, ये जो रिवर्स थे, आप ये जो रिवर है यूफ्रेट, इसका अपलैंड और इसका डाउन साइड. अपलैंड आप कह सकते हैं, इसका जो डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम. इस रिवर का ऊपरी भाग, जो लोग ऊपरी भाग पे रहा करते थे और जो इसके नीचे भाग पे रहा करते थे. इस बात को समझना आप. तो अप स्ट्रीम में जो रहा करते थे वो लोग,
तो सबसे पहले नदी का पानी उन तक पहुंचता था। वो लोग क्या करते थे, पानी को वहां से डाइवर्ट करके अपने फार्म की तरफ, अपने फील्ड की तरफ मोड़ दिया करते थे और अपने फार्म को इरिगेट किया करते थे। इस तरह से डाउन स्ट्रीम वालों को पानी नहीं मिल पाता था, नंबर वन थिंग। सेकंड थिंग और थी कि नॉर्थ अप स्ट्रीम वाले इस तरह से पानी को डाइवर्ट करके अपनी खेती को पानी पिलाते थे। नंबर टू क्या था, वो ये नदियां जो सिल्ट, जो उपजाऊ मिट्टी अपने साथ बहाकर लाती थी, ये लोग अप स्ट्रीम वाले लोग उसको साफ नहीं करते थे, अक्सर उसको इग्नोर कर दिया करते थे, जिससे जो भी बचा खुचा पानी होता था वो डाउन स्ट्रीम वालों को तक नहीं पहुंचता था। ये दो रीजन थे जिसकी वजह से इन इन लोगों में डिस्प्यूट हुआ करता था। किसको लेकर? लैंड को लेकर और वाटर को लेकर, जमीन और पानी को लेकर आपस में ये लोग झगड़ते थे, इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता था। और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ जाया करता था कि आमने सामने दो कबीले आ जाया करते थे, जैसे दो सेनाएं इकट्ठी हो जाती हैं, इस तरह से दो कबीले वाले सामने आ जाया करते थे और लड़ते थे। अब इस लड़ाई के अंदर जो जीतता था, ये आप जानते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कबीले, वही तरीका जो आज भी है दुनिया के अंदर, आज भी ये चीज मौजूद है। उस टाइम तो बिल्कुल था, क्योंकि उस वक्त में इंसान भी आदि मानव था, आदि मानव जैसा था, है ना, कुछ डेवलपमेंट के साथ। तो जो जीतता था फील्ड के अंदर आपस में डिस्प्यूट होता था, चलता था जमीन को, पानी को लेकर। उसमें क्या होता था, जो जीतता था वो हारी हुई जो पार्टी होती थी, सामने हारी हुई जो पार्टी होती थी, उसका सारा सामान, जिसे कहते हैं बूटी, BOOTY, बूटी, वो सारा सामान इनका हो जाएगा। जो पार्टी जीतती थी वो सारे सामान को लूट लिया करती थी, और जो सिपाही इनके कब्जे में आ जाया करते थे, जिसको ये लोग कहते थे वॉर प्रिजनर, युद्ध बंदी, है नहीं, उनको ये लिया। तो सारा माल किसका होता था? जो पार्टी जीतती थी, जो चीफ, जो सरदार जीतता था। और जो लोग जो वॉर प्रिजनर होते थे, है नहीं, हारे हुए सिपाहियों को ये लोग पकड़ लेते थे और उनको एज ए गार्ड और एज ए सर्वेंट, गार्ड के रूप में या नौकर के रूप में या किसी और काम के रूप में ये लोग अपने पास रखा करते थे। इस तरह से इनका प्रभाव, इनका इन्फ्लुएंस और दबदबा और बढ़ जाया करता था। इस तरह से ये कबीले वाले अब एक बड़े भाग पर धीरे धीरे इनका अपने प्रभाव से ये अपने आप को बढ़ाते गए, मंदिर बनवाते गए, पूजा स्थल बनवाते गए। ठीक है, ये सारा यहाँ पर लिखा है। ये जो पैसेज है आप देख रहे हैं, पेज नंबर 37 पे है ये। फिर मंदिरों के लिए इनके पास जब पैसा आ जाता था, इनके पास प्रभाव बढ़ जाता था, तो फिर ये अपने आदमियों को कहाँ पहुंचाते थे? आउट ऑफ कंट्री, कंट्री से बाहर पहुंचाते थे, उस चीज का इंपोर्ट करने के लिए जो इनके पास अवेलेबल नहीं होती थी, और जिसको इनको मंदिरों में लगाया जाना हो। जैसे कीमती पत्थर है, यहाँ पत्थर का नाम आया, नीले कलर का पत्थर है, वो मंगवाते थे। कुछ मेटल मंगवाते थे, मेटल में जैसे चांदी है, सोना है, ये मंदिरों में लगवाने के लिए, महलों में लगवाने के लिए ये बाहर से मंगवाते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने महलों को डेकोरेट, मंदिरों को डेकोरेट किया करते थे, और अपनी समृद्धि, अपनी प्रॉस्पेरिटी और अपना वलवला, अपना जोश, अपना प्रभाव दुनिया को दिखाया करते थे। और इस तरह से राजा और प्रजा की कहानी की शुरुआत हुआ करती थी। इस तरह से ये चलता था। फिर आगे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ये जो मंदिर होते थे, यहाँ से है कि ये जो दिस वुड सेंड मैन आउट। हाँ, ये लोग, जैसे बताया मैंने, आप आदमी को पहुंचाते थे मंदिरों को बनवाने, महलों को बनवाने के लिए, और वो लेकर आते थे। और अक्सर मंदिर जो होते थे, आपको बताया जैसे पहले, मंदिर जो होते थे सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं होते थे, यहाँ पर कहते हैं ना, यहाँ पर कताई, यहाँ पर बुनाई की चीजों को सामान भंडार करना, स्टोरेज करना, इन चीजों का यहाँ पर ये कामकाज भी यहाँ पर हुआ करते थे। और इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। इस पैरा को देखेंगे आप, इसमें है कि वी कैन इमेजिन ए म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग साइकिल ऑफ डेवलपमेंट। इस तरह से हम देखते हैं रीइंफोर्सिंग, स्ट्रॉन्ग करना, किसको? विकास के चक्र को ये लोग धीरे धीरे मजबूत करते गए उसको, और रीइंफोर्स करते गए आपस में। विच लीडर्स एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ विलेजर्स क्लोज टू देमसेल्फ। तो ये जो लीडर हुआ करते, ये जो चीफ सरदार हुआ करते थे, ये लोगों से कहा करते थे
कि आप लोग हमारे महल के आसपास अपनी बस्तियां बसा लो। क्यों बसा लो? इसलिए उनके सेटलमेंट्स को ये सेट करवाते थे एक जगह पर और अपने आसपास, ताकि जब युद्ध में, वॉर में सिपाही या सोल्जर कम पड़ जाए तो फौरन यहाँ से, इनमें से ही उनको बुलवा लिया जाता था। इसलिए ये भी उनकी एक स्ट्रेटेजी थी कि उनके आसपास रखा करते थे वो लोग अपने इन लोगों के मकान बनवाते थे। इसके बाद कहते हैं इसके अलावा बिसाइड्स पीपल वुड बी सेफ लिविंग इट। और इसके अलावा जैसे आज हम कॉलोनी बनाकर रहते हैं, क्यों रहते हैं हम एकजुट में? क्योंकि हम सोशल हैं, और जब एक साथ रहेंगे हम तो हम में यूनिटी होगी, और यूनिटी का मतलब सुरक्षा। यदि रीजन था एक साथ रहने का, राजा के आसपास रहने का, जो भी हम, जिसमें आप है ना, प्रोक्सिमिटी तो बनाना था। एट यूरक, अब यूरक की बात करता है तो क्या है? वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल शोन। ये यूरक जो है सबसे पुराने मंदिरों में से एक मंदिर है, एक सिटी है। यहाँ पर ये टेम्पल टाउन कहलाता है, जो मंदिरों के लिए बहुत डेवलप्ड है। वी फाइंड डेपिक्शन, और यहाँ पर डेपिक्शन, यहाँ पर मंदिरों की दीवारों पर आपको क्या देखने को मिलेगा? डेपिक्शन ऑफ आर्म्ड हीरोज, हथियारबंद सिपाही मंदिरों की दीवार पर बने हुए हैं। और वो जिस टीम को हराते थे, जिस आर्मी को वो हराते थे, वो भी सामने होती थी, मतलब वो भी मंदिरों की दीवारों पर देखे गए बने हुए। तो ये शो करता है, मंदिरों की दीवारें, यूरोप की मंदिरों की दीवारें ये शो करती हैं किस तरह से वो लोग लड़ते थे, क्या क्या उनके पास हथियार थे, और किस तरह अपने शिकार को, विक्टिम्स जो शिकार होते थे उनके, जिनको वो हराते थे, उनके भी सीन डिपिक्ट किए गए हैं, उनको दर्शाया गया है मंदिरों की दीवारों पर। कब? लगभग 3000 साल पहले, BC, 3000 BC के आसपास की बात है ये। फिर कहता है व्हेन यूरक ग्रू टू द एनॉर्मस स्टेचर, और फिर धीरे धीरे जो यूरक सिटी था डेवलप होते होते ये 250 हेक्टर में फैल गया। 250 हेक्टर में ये काफी बड़ा सिटी माना गया उस वक्त में। और ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा था ये, जैसे आपके मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो आपके सिंध में है, जो आज पाकिस्तान में, उससे दुगनी, उससे डबल इसका साइज और शेप हो चुका था। किसका? यूरक सिटी का। वुड बी इन द लेटर सेंचुरी डजन्स ऑफ स्मॉल, तो बहुत सारे छोटे छोटे, जब ये बढ़ा, जब ये एनलार्ज हुआ ये सिटी, कौन? यूरक सिटी। तो काफी जो गांव थे, लोग जो थे अपनी स्थानों को छोड़ छोड़कर वहां पर आ गए, वहां माइग्रेट कर गए, जहां उनको अच्छी सुविधाएं, अच्छी फैसिलिटीज मिलती थी। बड़ा होने पर काफी भाग जो था वो डेजर्टेड हो गया, वीरान हो गया। इसके बाद कहता है पेज नंबर 38 पे आइए, पेज नंबर 38, इसमें क्या कहता है ये? और पॉपुलेशन, एक बड़ी पॉपुलेशन इधर से उधर शिफ्ट हुई जब ये 250 एकड़ में फैला। सिग्निफिकेंटली यूरक ऑल्सो कैम टू हैव ए डिफेंड, ऐसा कहा जाता है कि यूरक जो था, यूरक सिटी मेसोपोटामिया का, ये एक तरह की सुरक्षा वॉल का भी काम करता था। जैसे आपके नॉर्थ में हिमालय है नहीं, बिल्कुल संतरी की तरह खड़ा हुआ है, इसी तरह से इसी कड़ी कहा जाता है कि ये भी सुरक्षा दीवार के रूप में माना जाता है। तो एक जमाने में यूरक सिटी, द साइट वॉज कंटिन्यूसली ऑक्युपाइड। ये जो साइट है कौन सी? यूरक जो स्थान है कंटिन्यू, इसको, इसके एरिए को, इसका विस्तार होता रहा यहाँ के राजाओं द्वारा। और ये कहाँ तक पहुंचा विस्तार? 400 हेक्टर तक, 400 एकड़ तक पहुंच गया 250 से, होते होते ये बता रहे। इसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे वॉर कैप्टिव। ये वॉर कैप्टिव, युद्ध में बनाए गए बंदी, वो सिपाही जिनको इन्होंने पकड़ लिया था वो, एंड और लोकल पीपल, ये दोनों लोग, वहां के स्थानीय लोग और युद्ध बंदी, वर्क इनसे काम लिया जाता था, इनसे मंदिर बनवाए जाते थे, ठीक है, और मंदिर बनवाए जाते थे, या फिर राजा की सेवा में रहते थे, या तो राजा की सेवा करते थे एज ए गार्ड के रूप में, सर्वेंट के रूप में, या फिर इनको मंदिर के कामकाज, मंदिरों को बनाने में काम में लिया। इस तरह से ये उनके लिए कंपलसरी था, है ना, ऐसा करना। इसके बाद दोज हु पुट टू वर्क, जिनसे काम लिया जाता था, जो मंदिर का काम करते थे, चुनाई वाला काम करते थे, बेलदारी करते थे, ठीक है, तो क्या होता था? वरपेट, उनको राशन मिलता था, काम के बदले उनको राशन मिलता था। राशन में ऑयल मिलता था, तेल मिलता था, कपड़ा मिलता था, और ग्रेन और अनाज मिलता था, और कुछ और चीजें भी इनको डेली यूज की मिला करती थी इन
लेबर को, इन कारीगरों को, इन मेसन्स को राजा के द्वारा मिलता था। और क्योंकि ये सारा कहाँ मिला, इन्हों कहाँ देखा, आर्कियोलॉजी से जब वहां पर खुदाई करी थी तो ऐसी सूचियां मिली है, वहां पर ऐसी लिस्टें मिली हैं, नामों की लिस्टें मिली हैं, और नामों के सामने कितनी मात्रा में किसको कितना कपड़ा मिला, कितना अनाज मिला और कितना तेल मिला, ये लिखा हुआ मिला है उस वक्त के अंदर। और उसमें आगे ये भी लिखा हुआ है उसके दिन में करीब 15, एक मंदिर को बनाने में, एक मंदिर 5 साल में बनता था पूरी प्लानिंग के साथ, यहाँ लिखा है। उसमें 1500 लेबर काम करता था, और ये लेबर सुबह से शाम तक 10 आवर 10 घंटों तक काम करता था। ठीक है, 10 घंटे काम करता था, 1500 लोग, 1500 लोग इसमें काम करते थे, और 5 साल तक ये काम चलता था। ये सिस्टम था मंदिर को, महल को, पैलेस को बिल्डअप करने में उस दौर में, मेसोपोटामियन पीरियड में। अब इसके बाद नेक्स्ट पैरा आता है, इस पैरा को हम देखते हैं। रूलर्स, वो शासक जिनके अंडर में वहां की प्रजा होती थी, वहां के लोग होते थे, युद्धबंदी होते थे, इनको अपने काम के लिए राजा टू फेच स्टोन, फेच कहते हैं जाकर लाना, पत्थरों को बाहर जाकर लाना, जो मटेरियल इनके पास नहीं होता था अवेलेबल, ये उसको बाहर से मंगवाते थे, या मेटल मंगवाते थे। मेटल में आपके सिल्वर आ गया, ब्रॉन्ज आ गया, ये चीजें आ गई, टू कम एंड मेक ब्रिक्स। और ये लोग इनसे मंगवाते थे, इनसे दूसरा काम, इनसे ईंटें बनवाते थे। ईंट जो होती है, ब्रिक्स फॉर ए टेम्पल, ठीक है, मंदिर बनाने के। और टू गो द डिस्टेंट कंट्री, या फिर इनको राजा वहां का पहुंचाता था किसी दूर देश में, कि वहां से जाकर ये सामान लेकर आओ, ये माल लेके आओ इस मंदिर को या महल को बनाने के लिए। तो वो लोग जाया करते थे इस तरह से। टू यूरक सुटेबल मटेरियल, देयर वर आल्सो टेक्निकल एडवांसेस इन यूरक सिटी में 3000 BCE में यूरक सिटी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अब तक काफी डेवलपमेंट आ चुका था यहाँ पर। वो क्या डेवलपमेंट था? वो था ब्रॉन्ज टूल्स, वो थे लोहे के या धातु के औजार। अब तक औजार क्या कहते थे? पत्थर के हुआ करते थे, ठीक है, लकड़ी के हुआ करते थे, हड्डी के हुआ करते थे। लेकिन अब ब्रॉन्ज के टूल्स डेवलप होने लगे यहाँ पर। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस का साइन था यूरोप सिटी का। तो इसलिए यूरोप सिटी को क्या कहा जाता है? उस जमाने का मॉडर्न सिटी कहते हैं, प्रॉस्पर सिटी कहा जाता है, खुशहाल सिटी कहा जाता है। तो इसके बाद फिर कहता है कि आर्किटेक्ट लर्न टू, जो आर्किटेक्ट थे, मकानों को बनाने वाले, नक्शा देने वाले, लर्न टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक कॉलम्स। हाँ, इन आर्किटेक्ट्स ने ब्रिक कॉलम्स, किसके? ब्रॉन्ज के, इस लोहे के कॉलम बनाए, मतलब इसके सांचे बनाए, जिसमें मिट्टी को डालकर ईंटें बनाई जाती थी, जैसे आज होता है। सांचे को अलग कर लेते थे, ईंट बन के बाहर आ जाया करती थी, फिर उसको धूप में या आग में ये बेक किया करते थे। ये सिस्टम, इससे काम और ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया, और ज्यादा तेजी से, रैपिडली वो काम होने लगा। इस तरह का ये डेवलपमेंट था यूरोप सिटी में। ये था वर्क पुट टू वर्क एट मेकिंग एंड बेकिंग क्ले कम्स दैट वुड बी पुश्ड इनटू टेम्पल्स, जो मंदिरों को बनाने में काम आता था। अच्छा, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर था, कुछ लोग मंदिर को बनाते थे, कुछ लोग ईंटें बनाया करते थे, कुछ लोग पेंटिंग करते थे दीवारों पर, ठीक है, कुछ प्लास्टर किया करते थे। यहां पर ये बता रहा है पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों में उनकी पेंटिंग होती थी। क्रिएटिंग ए कलरफुल मोज़ेक डिजाइन, उस वक्त के जो डिजाइन उनके माइंड में होते थे, वो उनको पोर्ट्रे करते थे दीवारों पर, मंदिरों की दीवारों पर, पेंटिंग के रूप में, अलग अलग डिजाइन के रूप में, मोज़ेक के रूप में। इन स्कल्पचर, अगर हम बात करें पत्थर को तराशने की, तो पत्थर भी तराशा जाता था। वो पत्थर जो ये बाहर से मंगवाते थे, क्योंकि तराशने वाला काम थोड़ा सा हार्ड होता है और कीमती होता है, इसलिए बाहर से नीले कलर का कीमती पत्थर ये लोग मंगवाते थे। उस पर नक्काशी या स्कल्पचरिंग जो वर्क होता है, ये वर्क हुआ करता था। सॉरी, ये होता था जी, ये काम, इसमें आप, ये काम हुआ करता था। इसके बाद देयर आफ्टर
इन स्क्रिप्चर देयर वर सुपर्ब अचीवमेंट, बेहतरीन उपलब्धि हासिल कर ली थी किसने? यूरक ने। यूरक का मतलब मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में उस दौर में नॉट इन इजीली अवेलेबल बट इन इंपोर्टेड स्टोन, बाहर से आए हुए पत्थर पर नक्काशी क्या करते थे। एंड देन देयर वाज ए टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क, फिर एक और टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क, एक मील का पत्थर, एक बेहतरीन अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया। वो क्या था? वो था कुम्हार का पहिया, जिसे हम कहते हैं कुम्हार का चाक, है नहीं। अब तक मटके या बर्तन ऐसे बनते थे हाथ से, अब जब चाक आया, पहिया आया कुम्हार का, तो उससे बहुत तेजी के साथ मिट्टी के बर्तन, दूसरे आइटम बनाए जाने लगे। ये भी अपने आप एक लैंडमार्क से कम नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं लाइफ इन द सिटी। सिटी की लाइफ कैसी थी? यूरक सिटी या मेसोपोटामिया की लाइफ कैसी थी? यहाँ पर हम पढ़ेंगे वहाँ की वेडिंग के बारे में, शादी के बारे में, वहाँ के बिजनेस के बारे में, यहाँ पर ये आता है लिखा हुआ। इसमें देखेंगे आप व्हेन वी हैव सीन द, हाँ, यहाँ बताया गया है रूलिंग एलाइट। रूलिंग एलाइट कौन है? राज करने वाले अच्छे स्टेटस, एलाइट कहते हैं स्टेटस वाले लोग, जिनका अच्छा मकाम है, जिनका अच्छा मर्तबा है नहीं, समाज के अंदर, जैसे राजा है, रूलर्स है। इनके बारे में बताया गया है कि ये लोग जब मरते थे तो अपने साथ, इनके साथ क्या क्या चीजें दफन होती थी, यहाँ बताया गया है। क्या बताया गया? ज्वेलरी, गोल्ड, वैसे सोने के बर्तन इनके साथ दफन करते थे, जमीन में गाड़ते थे। वुडन म्यूजिकल, लकड़ी के बने हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिन पर खुदाई का काम होता था, और उस खुदाई के अंदर क्या होता था? सिप्पियां, सिप्पियों के बारीक बारीक टुकड़े उनमें जड़ते थे। वो जड़ाओ इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड लेपिस लेजुला, लेपिस लेजुला नीले कलर का, प्रीशियस स्टोन नीले कलर का, कीमती पत्थर, वो भी इनके साथ दफन होता था। सेरेमोनियल ड्रैगर्स, और बहुत शानदार छुरे, चाकू, तलवारें, ये सब एक्सेट्रा, ये सब इनके साथ दफन होती थी जब ये मरते थे। ये इनका ट्रेडिशन था। मिस्र के अंदर जब पिरामिड्स हैं, वहां पर भी यही ट्रेडिशन था। ये मिस्र के अराउंड वही मेसोपोटामिया, उसी के आसपास की सिविलाइजेशन है, वहीं के आसपास की सभ्यता है, वही सिस्टम है ये सारा। तो मरने, जब ये मरते थे उनके साथ ये सब चीजें दफन होती थी। ये सारी चीजें अभी निकली हैं 200-300 साल पहले, है नहीं। ये किसने निकाली है? आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाली है। इसके बाद आता है सेकंड, नेक्स्ट पैरा आता है। हमें मालूम है इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी निकले हैं अंदर, खुदाई के अंदर, जिसमें डिस्प्यूट, बहुत सारे झगड़े देखने को मिले हैं, लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स, और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस विरसे में, विरसे के अंदर, या बाप की संपत्ति जो बेटों को मिलती है, बच्चों को मिलती है, वो भी देखने को मिले हैं। वो चीजें भी सामने आई हैं। मेसोपोटामियन सोसाइटी, इट्स नक्लियर। और उस वक्त की फैमिली कैसी थी? नक्लियर फैमिली। क्या मतलब? स्मॉल फैमिली, वाइफ, हस्बैंड एंड देयर चिल्ड्रन, ये होती थी। ये थी नक्लियर फैमिली। छोटी फैमिली को क्या बोलते हैं? नक्लियर फैमिली थी। इस तरह से हम देखते हैं, ये आगे चलता है, और आगे आगे हम देखते हैं एडिक्लेशन। अब शादी की बात आती है। शादी कैसे होती थी? ये लड़की को मांगते थे, लड़की को मांगने जाते थे, और फिर ये लड़की वाले कहते थे हाँ भाई, एक होता था डिक्लेरेशन, हाँ भाई हमने अपनी बेटी को दे दिया। फिर क्या होता था? ये दूल्हा वाले लड़की को गिफ्ट दिया करते थे, है नहीं, उपहार दिया करते थे। और जब शादी होती थी तो शादी होने के बाद लड़के वाले लड़की को, और लड़की वाले लड़की, दोनों आपस में गिफ्ट एक्सचेंज किया करते थे। ओके। इसके बाद लड़की को दहेज में बाप की प्रॉपर्टी में से, है नहीं, प्रॉपर्टी में से उसको हिस्सा मिलता था। प्रॉपर्टी में क्या होता था? जैसे जमीन है, लैंड है, ठीक है, उसको अपने सब किसान है, लैंड है, या कैटल है, मवेशी है, गाय, भैंस, बैल, बकरी, ये भी दहेज में जाते थे, ठीक है। ये सब इनहेरिटेंस कहते हैं ना, विरसा, विरसे में लड़की को मिला करते थे। और इस तरह से ये सिस्टम था शादी का। अब आता है आपका पेज नंबर 40 पेज पर देखेंगे आप। 40 पेज पे इस तरह से इन दोनों, ये शादी यहाँ खत्म हो जाती है, आपकी शादी की जो सेरेमनी है यहाँ खत्म हो जाती है। क्या होता था इसके बाद? आइए हम देखते हैं उर, यू आर। एक तो यूरक है और एक उर है, दो सिटीज डेवलप्ड है। क्या? अर्लियर सिटीज हैव बीन एक्सकेवेटेड। ये सबसे पुराना शहर है यूरक की तरह, मेसोपोटामिया की तरह। कौन? उर, यू आर, जिसे खोदा गया। और यहाँ से क्या क्या मिला ये आपसे कैसे? यूर वाज ए टाउन, ये एक वो टाउन है
whose ordinary houses were systematically active। यहाँ पर हाउस के बारे, घरों के बारे में बताया गया, यहाँ के घर कैसे थे, घर किस तरह लोग बनाते थे। यहाँ घर जो थे, जो भी घर निकले खुदाई के अंदर, वो अनसिस्टमेटिक थे, वो 90 डिग्री के कोण पर नहीं बने हुए थे, लाइन से नहीं, जैसे आज कॉलोनीज बनती हैं वो ऐसा नहीं, ऊपर खापड़ थे, जहां जिसने चाहा मकान बना लिए। इससे प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ लिखा है आगे, आप भी इसको पढ़ें। यहाँ लिखा है कि कुछ गलियां इतनी वाइंडिंग, इतनी घुमावदार बन गई और नैरो बन गई कि वहां पर अनाज की गाड़ियां या और चीजें दरवाजे तक नहीं पहुंचती थी। दरवाजे तक पहुंचाने के लिए अनाज को या ईंधन को, फायर को गधों की पीठ पर, जो डंकी होते हैं उनके पीठ पर लाद कर पहुंचाया जाता था। नंबर वन थिंग, ये प्रॉब्लम थी। दूसरा बताते हैं, घर, जो घर होते थे, जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी जो होता था, उसका ढलान, जो छत का ढाल जो होता था, वो घरों के अंदर होता था और वो पानी बहता हुआ एक बड़े सारे डिश के अंदर, एक बाहर बड़ा सारा पिट होता था, गड्ढा, वो पानी वहां जमा होता था। ये ऐसा क्यों करते थे, पानी को निकालकर वहां जमा, क्योंकि ऐसी गलियां जो अनपेव्ड थी, अनपेव्ड का मतलब वो गलियां जो कच्ची थी, जहां पर पत्थर या कोई और हार्ड चीज बिछी हुई नहीं थी, वो गंदी ना हो जाए, वो मडी ना हो जाए, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा सिस्टम इस तरह से कर रहा था, रेन वाटर का सिस्टम इस तरह से इन्होंने कर रखा था। यहाँ पर आपको ये बात समझाई गई है इस पैसेज के अंदर, इसको आप पढ़ें, वेरी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद आता है, पीपल जो थे, ऑल देयर हाउस होल्ड रिफ्यूज, क्योंकि जो लोग थे ना, वो अपने कचरे, घर के कचरे को गलियों में फेंका करते, जैसे आज हम फेंकते हैं, वहां फेंका करते थे। इससे क्या होता था, फेंकते फेंकते वो जगह ऊंची हो जाया करती थी। जब जगह ऊंची होती थी तो घर की जो दहलीज होती थी, जो थ्रेश होल्ड है, जो घर की दहलीज है, जो चौखट है, उसके लेवल में वो कचरा आ जाया करता था। फिर घर वाले क्या करते थे, उस दहलीज को ऊंचा कर देते दहलीज को ऊंचा कर देते ताकि बारिश का पानी वो घरों के अंदर ना आ जाए, है नहीं, इस तरह से होता था। और घरों के जो दरवाजे हुआ करते थे, आमतौर से उस वक्त जो लोग थे, घरों की खिड़कियां, घरों में खिड़कियां तो होती थी, लेकिन खिड़कियों को वो ओपन नहीं करते थे, दरवाजों को खुला रखते थे, काय के लिए, रोशनी के लिए और हवा के लिए। खिड़कियां ओपन नहीं करते थे, इसका मतलब ये होता था कि अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करते थे वो लोग उस वक्त में। और दरवाजे जो होते, डोर, वहां से हवा अंदर आती थी, वहां से वो हवा और लाइट, इन दो के लिए दरवाजे खुला करते थे। अब इनमें कुछ सुपरस्टिशंस, कुछ ब्लाइंड बिलीफ भी डेवलप हो गए थे उस वक्त के लोग। उस वक्त के लोगों में अंधविश्वास थे। क्या थे, लास्ट में बताया गया है अंधविश्वास क्या क्या थे। ये कह रहे हैं, हाँ वो, हाँ, इन इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आपका टाइम काफी हो चुका है और काफी जीबी खर्च हो गए हैं, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम इसको हम लेंगे। और तब तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच।